हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड फॉर्मेशन। दिस इज तनय देवनाथ, योर मैथ्स गाइड। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सरसाइज 5.1 से। सो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप 4 सिचुएशन देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आप 4 क्वेश्चन देख पा रहे हो, जो आप 4 सिचुएशन देख पा रहे हो, इसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व है, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व है। आपको बताना पड़ेगा क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसका आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो चलिए एक एक करके 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अच्छी तरह से पढ़िए क्या बोला गया है। बोला गया था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको हर एक किलोमीटर का टैक्सी फेयर निकालना पड़ेगा। आपको हर एक किलोमीटर का टैक्सी फेयर निकालना पड़ेगा। टैक्सी फेयर भी यहाँ पर बोला गया है। अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको 15 रुपीज टैक्सी फेयर देना पड़ेगा। इसके बाद बोला गया है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको 15 रुपीज तो पे करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ ये 8 रुपीज एडिशनल भी पे करना पड़ेगा। मतलब कि 15 प्लस 8 आपको पे करना पड़ेगा 2 किलोमीटर के लिए। उसके बाद फिर मान लीजिए अगर 3 किलोमीटर होता है तो आपको फिर 8 रुपीज एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट लिखना है कि 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना है। तो 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना है? देखिए यहाँ पर दिया गया 15 रुपीज। देखिए इसके बाद अगर 2 किलोमीटर आप जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 15 रुपीज तो देना पड़ेगा, 8 रुपीज भी एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? सो 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या हो जाएगा? टैक्सी फेयर हो जाएगा 15 रुपीज प्लस 8 रुपीज। ओके, इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? आपको ये तो देना पड़ेगा, उसके साथ ही फिर आपको एक्स्ट्रा 8 रुपीज देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8 अब तक पे करना पड़ेगा, उसके साथ आपको फिर 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगर आप 4 किलोमीटर ट्रेवल करते हो फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा? आपको ये तो पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ फिर 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस फिर 8। तो देखिए यहाँ से नंबर क्या निकल रहा है। देखिए यहाँ पर तो 15 ही आएगा। उसके बाद देखिए 15 प्लस 8 क्या होता है? 23 होता है। इसके बाद देखिए 23 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 31 प्लस 8 ये क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो नंबर आ रहा है इसको अगर आप लिस्ट ऑफ नंबर पे लिखिएगा तो क्या आएगा? देखिए 15, 23, उसके बाद 31, उसके बाद देखिए 39 और इसके बाद ऐसे करते हुए भी कंटिन्यू हो जाएगा। और मान लीजिए 5 किलोमीटर हो जाता है तो आपको फिर 8 रुपीज पे करना पड़ेगा, फिर 39 प्लस 8 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते कंटिन्यू हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस को चेक कीजिए क्या आ रहा है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस देखिए 23 माइनस अगर 15 आप करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव 8 आएगा। फिर देखिए 31 माइनस 23 अगर आप करते हो फिर आपका यहाँ पर 8 आएगा। देखिए यहाँ पर अगर फिर 39 माइनस 31 कर देते हो तो यहाँ पर भी पॉजिटिव 8 आएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये जो डिफरेंस निकल रहा है इसको क्या कहा जाता है? एपी के अंदर कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ये कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? हर एक केस के अंदर सेम हो रहा है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर क्या है? ये एपी है। ये जो फेयर का जो नंबर है, फेयर का वैल्यू क्या है? एपी में है। तो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना पड़ेगा कि यस दिस इज एन एपी। तो आपको ये भी लिख देना है कि बिकॉज द टैक्सी फेयर इज इंक्रीज्ड एट ए फिक्स रेट। तो यहां पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का एंड। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है। बोला गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप सिलेंडर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आप सिलेंडर देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब जानते हो कि एक सिलेंडर क्या होता है? एक सिलेंडर 3 फिगर होता है।
एंड 3D फिगर के अंदर आप जानते हो वॉल्यूम होता है। 3D फिगर के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये जो खाली हिस्सा है इसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप एक पाइप देख पा रहे हो, ये पाइप क्या कर रहा है, ये पाइप वैक्यूम पंप का पाइप है। ये पाइप क्या कर रहा है, ये पाइप 1/4 करके एयर को रिमूव कर रहा है इस सिलेंडर से, इस सिलेंडर से 1/4 करके एयर को रिमूव कर रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर बताना क्या पड़ेगा, जो 1/4 करके रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग एयर बच रहा है उसी का आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर बनाना पड़ेगा एंड वहां से आपको बताना पड़ेगा क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है देन आपको इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपको ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, लेकिन उस ट्रिक को सीखने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हो कंसेप्ट क्या है। देखिए इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसी को अगर आप 1 मान लोगे तो इसी 1 का 1/4 निकाला जाएगा फर्स्ट टाइम में। 1 का 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है। देखिए अगर 1/4 निकाला जा रहा है, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1 - 1/4 अगर आप कर दोगे तो आपको रिमेनिंग पता चल जाएगा। रिमेनिंग यहाँ से क्या आएगा, डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, न्यूमिनेटर पे 4 - 1 आएगा। तो देखिए यहाँ से रिमेनिंग बच रहा है 3/4। ओके, अब एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए, इसी 1 का अगर आप 3/4 कर दोगे तो तब भी आपका 3/4 रिमेनिंग आएगा, तब भी आपका 3/4 रिमेनिंग आएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है कि इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है अगर 1/4 करके निकाला जाए तो अब रिमेनिंग एयर को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसी का 3/4 कर देना है, उसी का 3/4 कर देना है। बताइए क्या ये आपको समझ आया है? आई होप आपको ये समझ आया है। अब देखिए इसके अंदर जो एयर है अगर हम उसको x मान लेंगे, 1/4 करके निकालने के बाद जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना होगा, x × 3/4 आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो रिमेनिंग आया है उसी का फिर 1/4 करके अगर निकाला जाए तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, फिर इसी का आपको 3/4 करना पड़ेगा, तब आपको रिमेनिंग पता चल जाएगा। इसके बाद इसी वजह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। अब देखिए एक लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर अगर आप 3 टर्म को निकाल लेते हो तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा क्या ये एपी है या फिर नहीं है। 3 टर्म अगर आप निकाल लेते हो, क्योंकि देखिए क्या होता है 2 कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप डिफरेंस कर लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है देन आपको समझ आ जाएगा क्या ये एपी है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर इसको आप नॉर्मली सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर आएगा ये नंबर फ्रैक्शन पे आएगा, लेकिन इस फ्रैक्शन को अगर हम एलिमिनेट करके इंटीजर कर दें तो आपका टाइम बच जाएगा। इसके लिए आपको एक छोटा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर जो नीचे नंबर दिया गया है मतलब डिनोमिनेटर के जो थर्ड टर्म को देखिए, थर्ड टर्म के अंदर जो डिनोमिनेटर दिया गया है, डिनोमिनेटर के अंदर देखिए 2 4 है, मतलब 4 × 4 दिया गया है, मतलब क्या है 4 का स्क्वायर दिया गया है। अगर इस x का वैल्यू, अगर इस x का वैल्यू आप 4 का स्क्वायर मान लेते हो मतलब 16 मान लेते हो, देखिए ये थर्ड टर्म तक जो नंबर आएगा वो इंटीजर पे आएगा। कैसे आएगा, देखिए इसको अगर आप 16 मान लेते हो, 16 अगर आप मान लेते हो, यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगा सेकेंड टर्म का वैल्यू भी इंटीजर पे आएगा, क्योंकि 16 × 3/4 अगर कर दोगे 4 × 4 हो जाता है 16, 4 × 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 × 3/4 हो जाएगा, 4 × 4 16 होता है, यहाँ से 12 आएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर अगर आप 16 मान लेते हो, इसका 3/4 आपको फिर करना पड़ेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 16, यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा। क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, यहाँ पर नंबर इंटीजर पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, यहाँ पर आपको इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। देखिए यहाँ से ट्रिक क्या है, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों दिखा रहा था, आपको कंसेप्ट को सीखने के लिए मैं दिखा रहा था। देखिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया गया है क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो डिनोमिनेटर दिया गया है इस 1/4 फ्रैक्शन का, आपको इसी 4 का स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर इसका पावर 4 ले लेना है, अभी आप ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाओगे। अगर इसी ये 1/4 जो दिया गया है इसी की जगह पे अगर कोई और फ्रैक्शन दिया जाता तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता, जो डिनोमिनेटर है उसको देखना पड़ता। अब जस्ट डिनोमिनेटर को चेक कीजिएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर उसका पावर 4 ले लीजिएगा। क्यूब एंड उसका पावर 4 मत लेना, क्योंकि वहां से आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब और भी बहुत सारे टर्म आएंगे, हो सकता है कि नंबर बड़ा हो जाए। ठीक है, अगर कोई और नंबर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर दिया जाए 15, 1/15 दिया जाए, देन क्या हो जाएगा, देखिए 15 का स्क्वायर भी बड़ा होता है,
15 का स्क्वायर भी बड़ा होता है, अगर आप क्यूब ले लोगे तब भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसलिए आप यहाँ पर स्क्वायर ही ले लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं था, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया हूँ। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए आपको फर्स्ट यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको फर्स्ट मान लेना पड़ेगा कि जो एयर प्रेजेंट है उसी को फर्स्ट आपको 16 मान लेना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको फर्स्ट मान लेना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज 16 लीटर। ये आपको फर्स्ट मान लेना है एंड इसके साथ एक आपको स्टेटमेंट भी दे देना है, क्यों आपने 16 लीटर माना है, इसका रीजन भी दे देना है पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये भी आपको दे देना पड़ेगा कि वी वांट टू कैलकुलेट रिमेनिंग 2 टर्म ऑफ एयर लेफ्ट इन इंटीजर, ये भी आपको दे देना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, इसके बाद आपको नॉर्मली कैलकुलेट करके 2 टर्म को निकालना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए आपको, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट रिमेनिंग एयर। रिमेनिंग एयर क्या आएगा यहाँ पर, देखिए इसी 16 का अगर आप 3/4 कर दोगे तो रिमेनिंग एयर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 12 लीटर। 4 से 16 का अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 लीटर आएगा। अब देखिए इसके बाद आपको एक और टर्म निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर लेफ्ट, ये आपको लिख देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, इसी 12 का फिर आपको 3/4 करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 4 × 3 हो जाता है 12, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, 9 लीटर। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकला है यहाँ पर, इसी को अगर आप एक लिस्ट ऑफ नंबर की तरह प्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट होगा 16, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 9, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, अब देखिए इसके अंदर जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है 12, सेकेंड टर्म से अगर आप फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी वे पे अगर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा। ये क्या होता है, एपी के अंदर सेम होता है, तो यहाँ पर भी अगर सेम होगा तो ये एपी होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 माइनस अगर आप 16 कर देते हो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से -4 आएगा। इसके बाद देखिए अगर 9 - 12 आप कर देते हो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा -3। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर आंसर भी लिख देना है। तो इसके लिए आपको आंसर भी लिख देना है, नो दिस इज नॉट एन एपी। एंड इसके साथ एक और चीज आपको लिख देना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिख देना है वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर एट ए डिस्टिंक्ट वैल्यू। यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट एपी का कंसेप्ट, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर जो कंसेप्ट है, जो सारा कंसेप्ट आपके इंसेप्टिव बुक के अंदर दिया गया है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप ऊपर आई बटन पे चेक करके उसको देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला गया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर रेजेस बाय ₹50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक कुआं का खुदाई हो रहा है, ओके, एंड इसका कंडीशन क्या दिया गया, कंडीशन दिया गया है कि अगर 1 मीटर का खुदाई होता है, अगर 1 मीटर का खुदाई होता है देन ₹150 देना पड़ेगा। इसके बाद उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा खुदाई होगा, जितने भी मीटर एक्स्ट्रा खुदाई होगा, मान लेते हैं कि 2 मीटर खुदाई होता है, तो क्या करना पड़ेगा, ₹150 तो पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ ₹150 एडिशनल पे करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस से ये कंटिन्यू होता जाएगा। ओके, अब देखिए अगर ये वो कुआं होता है, अगर ये वो कुआं होता है और यहाँ पर जो आप लेवल देख पा रहे हो ये क्या है, मिट्टी का लेवल है। सो 1 मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर का मतलब मान लेते हैं कि अगर इतना तक 1 मीटर है, अगर इतना तक 1 मीटर है, तो इतना तक खुदाई होने के लिए, इतना तक खुदाई होने के लिए आपको ₹150 पे करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर अगर 2 मीटर हो जाता है, मतलब इतना तक अगर खुदाई होता है, अगर इतना तक 2 मीटर है, इतना तक अगर खुदाई होता है, देन 150 तो पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ फिर ₹50 एडिशनल देना पड़ेगा। ओके,
अब देखिए ये अगर 3 मीटर हो जाता है, 3 मीटर अगर हो जाता है, मान लेते हैं कि ये क्या है 3 मीटर है, तो इतना तक के लिए क्या देना पड़ेगा, 150 प्लस 50 तो देना ही पड़ेगा, इसके साथ फिर 50 रुपीज देना पड़ेगा। ऐसे करते करते ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। ओके, सो आपको बताना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, इसी का आपको लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है, वहां से आपको बताना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो आपको इस रीजन भी बताना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा, आफ्टर डिगिंग ऑफ 1 मीटर टोटल कॉस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 150 रुपीज। ओके, इसके बाद देखिए अगर ये कंटिन्यू होता है, मतलब कि आफ्टर डिगिंग ऑफ 2 मीटर, अगर 2 मीटर हो जाता है, टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट पे करना पड़ेगा 150 प्लस 50। अब देखिए अगर ये 3 मीटर हो जाता है तो कितना पे करना पड़ेगा, 150 तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ फिर 50 का एडिशन करना पड़ेगा। अगर ये 4 मीटर हो जाता है तो कितना पे करना पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ फिर 50 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए यहां पर तो 150 ही होगा, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 200 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 250 रुपीज हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 300 रुपीज हो जाएगा। देखिए अगर इसको आप लिस्ट ऑफ नंबर की तरह लिख देते हो तो क्या आएगा, 150 होगा, फिर 200 होगा, फिर 250 होगा, फिर 300 होगा, इसके साथ ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो गैप है, मतलब कि सेकेंड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म के साथ सेकेंड टर्म का, फोर्थ टर्म के साथ थर्ड टर्म का जो गैप है, क्या हो रहा है यहां पर देखिए 200 माइनस 150 अब अगर आप करते हो, यहां पर आएगा 50 रुपीज। इसके बाद देखिए 250 के साथ अगर 200 का सब्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 50 रुपीज। इसके साथ देखिए अगर 300 के साथ 250 का सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर भी आएगा 50 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस हर एक जगह पे सेम है। इसका मतलब क्या है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको यहाँ पर आंसर भी लिख देना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिख देना पड़ेगा दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड इसके साथ इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। ये भी आपको लिख देना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज्ड एट ए फिक्स्ड रेट। यहां पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड। आई होप आपको समझ आया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 80% पर एनम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया है, मतलब कि 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया गया है किसी भी जगह पे, और वहां से क्या हो रहा है, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम करके। पर एनम का मतलब क्या हो जाता है, पर ईयर, मतलब पर ईयर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हर ईयर का जो अमाउंट बनेगा, उसी के ऊपर एक लिस्ट ऑफ नंबर तैयार करना पड़ेगा, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर होता है तो आपको इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो टर्म दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट नॉर्मली 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है SI, एंड दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है CI। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मान लीजिए आपने 1000 रुपीज किसी बैंक में इन्वेस्ट किया, ओके, एंड वहां से 10% पर एनम करके 10% पर एनम करके आपको क्या हो रहा है, CI दिया जा रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है।
सो यहाँ से आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो एंड अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए आपने जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, इसी के ऊपर 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसका 10% क्या होता है, इसका 10% हो जाता है कि 1000 का 10/100 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से जो आएगा 100 रुपीज आएगा। 100 रुपीज क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपने इन्वेस्ट किया था फर्स्ट ईयर पे, जो आपने इन्वेस्ट किया था उसी के साथ इंटरेस्ट का एडिशन कर देना पड़ता है। सो 1000 रुपीज प्लस 100 रुपीज यहाँ से हो जाएगा 1100 रुपीज। अब देखिए जब सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर जब आएगा तब क्या होगा, इसी 1100 रुपीज के ऊपर फिर 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1100 रुपीज 10/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 110 रुपीज हो जाएगा। सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या कैसे आएगा, 110 रुपीज के साथ आपको ऐड कर देना पड़ेगा प्रीवियस जो अमाउंट था। प्रीवियस अमाउंट क्या था 1100 रुपीज और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा सम, यहाँ से आएगा सेकेंड ईयर का अमाउंट। सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा 1210 रुपीज, 210 रुपीज। यहाँ पर अगर आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर आप एक चीज देख पाओगे। क्या देख पाओगे, देखिए ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट बना है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट बना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को अच्छी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ये जो इंटरेस्ट दिया गया, इंटरेस्ट कैसे बना है, इसी 1100 रुपीज के ऊपर 10% कैलकुलेट किया गया है। ये 1100 रुपीज कैसे आया था, ये 1000 रुपीज भी था, इसके साथ क्या हुआ था 100 रुपीज भी था इसके अंदर। ये देखिए ये 1000 रुपीज के ऊपर अगर आप 10% कैलकुलेट करते हैं, हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 रुपीज हो जाएगा। देखिए इस 100 रुपीज के ऊपर, 100 रुपीज के ऊपर अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इंटू 10/100 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 कैलकुलेट हो गया, ये हो जाएगा 10 रुपीज। इन दोनों का एडिशन करके देखिए क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन करके आ जाएगा 110 रुपीज। यहाँ से आएगा 110 रुपीज। मतलब कि हर ईयर पे फर्स्ट ईयर को छोड़ के हर ईयर पे जो इंटरेस्ट आएगा, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा और उससे भी पहले अगर ईयर था वहां पर भी जो इंटरेस्ट था उसी के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, उसी के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब क्या है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कि जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर मान लीजिए 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए ये 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है इसके ऊपर आपको 10% कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 100 रुपीज। और बार बार जो ये इंटरेस्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो 100 आ रहा था, यहाँ पर 110 था। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 100 रुपीज ही बार बार कंटिन्यू होगा। मतलब कि फर्स्ट ईयर पे क्या हो जाएगा 1000, मतलब आपने जो डिपॉजिट किया था उसके बाद जो फर्स्ट ईयर पे अमाउंट आएगा इसी के साथ 100 रुपीज का एडिशन होगा, मतलब 1000 प्लस 100 हो जाएगा। सेकेंड ईयर पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर पे देखिए यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा क्या आएगा 1100 रुपीज और इसके ऊपर फिर 100 रुपीज का एडिशन करना पड़ेगा। 100 रुपीज का एडिशन करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपीज। इसके बाद थर्ड ईयर पे क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर पे यहाँ पर जो अमाउंट था अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा, उसके साथ एडिशन होगा किसका, ये 100 रुपीज का। मतलब कि यहाँ से आएगा 1300 रुपीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये 100 रुपीज ही इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया था यहाँ पर 100 रुपीज, उसी के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा था। यहाँ पर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा था। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा डेफिनेशन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब कि जिस ईयर का आपने अमाउंट कैलकुलेशन करना होगा उसी का ठीक प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट बनेगा उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा एंड उसी के साथ ऐड कर दीजिएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है एंड सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी क्या होता है।
चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर आप पढ़ते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया था कि 10,000 रुपीज डिपोजिट किया गया था। ये 10,000 रुपीज 8% पर एनम करके कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा था इस 10,000 रुपीज के ऊपर। सो यहाँ से आपको अमाउंट को निकालना है। सो आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा टोटल अमाउंट डिपोजिटेड। कितना अमाउंट डिपोजिट किया गया था? ये था 10,000 रुपीज। ये क्या होगा? रुपीज में होगा। अब देखिए फर्स्ट ईयर का अगर अमाउंट आप देखते हो क्या होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? देखिए ये 10,000 रुपीज तो आपको बैठाना ही पड़ेगा, उसके साथ इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10,000 रुपीज के ऊपर 8% इंटरेस्ट बोला गया था, 8/100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 800 रुपीज। मतलब कि यहाँ से इंटरेस्ट क्या हो रहा है? यहाँ से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा कि ये 10,000 रुपीज होगा, उसके साथ 800 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 10,800 रुपीज हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब देखिए सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? देखिए ये जो 10,800 रुपीज था ये तो बैठेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा? इसके साथ क्या हो जाएगा? ये 10,800 रुपीज के ऊपर 8% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और यहाँ से कितना आएगा? 10,800 आपको बैठाना पड़ेगा। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ये 108 के साथ आपका 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 864। ये क्या हो जाएगा? 864 रुपीज। और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा कि 11,664 रुपीज। 11,664 रुपीज। ओके, ये सारा क्या है? रुपीज में है। सो देखिए यहाँ पर जो नंबर आया है, जो अमाउंट आया है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर पे आया है, सेकेंड ईयर पे आया है, इसको अगर आप सारे को लिस्ट ऑफ नंबर की तरह लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? चलिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर ही कर देते हैं, 10,000 फर्स्ट आएगा। 10,000 क्या किया था आपने? डिपॉजिट किया था। 10,000 आपने डिपॉजिट किया था। उसके साथ फर्स्ट ईयर पे क्या आया था? 10,800 आया था। सेकेंड ईयर पे क्या आया था? 11,664 आया था। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद ऐसे करते ये कंटिन्यू होता ही जाएगा। ये ऐसे करते हुए ये कंटिन्यू होता ही जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंस निकाला जाए सेकेंड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म का एंड थर्ड टर्म के साथ सेकेंड टर्म का, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो, जो इंटरेस्ट होगा इसका डिफरेंस वही होगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 800 का होगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पर डिफरेंस 864 था, यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट था 864, यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 864 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस आता है, आप जानते हो एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। सो देखिए यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस जो 2 आया है, ये 2 सेम नहीं है। यहाँ पर 800 आया है, यहाँ पर 864 आया है। मतलब कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है। तो आपको इनसे आंसर भी लिख देना पड़ेगा। तो आपको इसका आंसर लिख देना पड़ेगा, दिस इज नॉट एन एपी। इसके बाद भी आपको लिख देना पड़ेगा कि ये भी आपको लिख देना पड़ेगा बिकॉज द अमाउंट इज इंक्रीज्ड एट ए डिस्टिंक्ट रेट। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर और वहां से बोला जा रहा है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा, लिस्ट ऑफ नंबर क्या एपी है, हमेशा याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट बनेगा हर ईयर का कभी भी एपी नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए, देखिए यहाँ पर जो अमाउंट आया था, डिफरेंस अगर आप करोगे 100 रुपीज होगा। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस करोगे 100 रुपीज होगा। फिर अगर डिफरेंस आप करते हो 100 रुपीज होगा। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए, हमेशा याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी होता है।
सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा हमेशा ईपी होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी नहीं होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे आने वाले सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपका डाउट है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड अगर किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं उसके ऊपर, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।